पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मधुबनी पेंटिंग भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो भारत में किस राज्य के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है? बताइए दोस्त, मधुबनी पेंटिंग भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो भारत में किस राज्य के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है? तो साथ ही मधुबनी पेंटिंग ये बिहार राज्य में प्रचलित है। तो पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पंडित विश्व मोहन भट्ट एक प्रसिद्ध क्या है? बताइए, प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पंडित विश्व मोहन भट्ट एक प्रसिद्ध मोहन बीड़ा है। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्त, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली या हैदराबाद? तो साथ ही फटाफट के क्वेश्चन का जवाब देते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि हमें समय को भी देखते हुए करना है, क्योंकि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ हमें कम से कम भाई 20 से 25 मिनट लगना चाहिए इस 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। ओलंपिक खेलों में पदक स्वर्ण, रजत और कांस्य ये वर्ष किस वर्ष में पेश किए गए थे? बताइए दोस्त, जो ओलंपिक खेल में पदक मिलते हैं ना, जैसे स्वर्ण मिलता है, रजत मिलता है, कांस्य मिलता है, तो ये किस वर्ष में पेश किए गए थे? कब से स्टार्ट हो गया था? तो ये 1904 में स्टार्ट हो गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। प्रथम सहायक संधि पर किस वर्ष में हैदराबाद के निजाम द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो प्रथम सहायक संधि पर 1798 में हैदराबाद के निजाम द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। प्रसिद्ध व्यक्तित्व बालकृष्ण दोषी को निम्नलिखित में से किसमें योगदान के लिए जाना जाता है? तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व बालकृष्ण दोषी को किसमें योगदान के लिए जाना जाता है? तो ध्यान देंगे सभी दोस्त, वास्तुकला के क्षेत्र में। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो साथ ही लास्ट में आप सभी लोग बताएंगे कि आप सभी का इन 100 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर बना, जरूर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथ ही हमने तो कल ये कम्युनिटी पोस्ट में सवाल ऐड किया है, आप देखेंगे तो भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथ ही ध्यान देंगे, इंद्र कुमार गुजराल थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? यानी किस राज्य में स्थित है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य? तो साथ ही याद रखिएगा, एक तो बिहार में स्थित है और एक झारखंड में स्थित है। यानी डी ऑप्शन 1 और 3 दोनों हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो ध्यान से देखें, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में स्थित है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। विश्व जैज दिवस हर वर्ष किस डेट को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है बताएंगे साथी? विश्व जैज दिवस तो हर वर्ष ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गुगली जब फेंक देते हैं तो बैट्समैन को कुछ भी समझ नहीं आता है। तो साथ ही क्रिकेट खेल से संबंधित है गुगली शब्द। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और अपने दरबार में किसको उच्च स्थान दिया? अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और अपने दरबार में ये राजपूतों को उच्च स्थान दिया था। ध्यान देंगे दोस्त, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों किसको सौंपी गई हैं? तो भारत के संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये किसको सौंपी गई है? केंद्र को, ग्राम पंचायत, राज्य या दोनों? राज्य और केंद्र दोनों को। तो किसको प्रदान किया गया अवशिष्ट शक्तियां भारत के संविधान में?
तो ध्यान देंगे केंद्र को सौंपी गई है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कैंडोलिम समुद्र तट में स्थित है। तो कैंडोलिम समुद्र तट पर यह गोवा में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा ये सेशन आप बहुत अच्छी तरीके से हल करेंगे और एक एक क्वेश्चन को याद करते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, फुटबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है बताइए। इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी का। तो साथ ही जर्मनी का है ये फुटबॉल राष्ट्रीय खेल। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। रॉक गार्डन भारत के किस शहर में स्थित एक मूर्तिकला उद्यान है। तो रॉक गार्डन भारत के कहाँ पे स्थित एक मूर्तिकला उद्यान है। तो ध्यान देंगे चंडीगढ़ में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहे हैं। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। बनाना केक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। बनाना केक बताइए दोस्त, बनाना केक है किस खेल से संबंधित है। बना के मारा जाता है। तो भाई फुटबॉल में, याद रखिएगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए किस शहर में स्थित है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए किस शहर में स्थित है। तो साथ ही ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। चलिए बताइए भारत का पड़ोसी देश इनमें से कौन नहीं है। चीन, इंडोनेशिया, भूटान या नेपाल। तो पहले देख लीजिए कि भारत का पड़ोसी देश कौन कौन इनमें से। चीन है बिल्कुल है, भूटान भी है, नेपाल भी है, इंडोनेशिया भाई नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। सूर्य और सितारे चमकते हैं क्योंकि उनमें क्या विद्यमान होता है। सूर्य और सितारे चमकते हैं क्योंकि उनमें प्लाज्मा विद्यमान होते हैं। ध्यान देंगे दोस्त प्लाज्मा होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। पुस्तक माय म्यूजिक माय लाइफ की आत्मकथा है। तो किसकी है ये पुस्तक, माय म्यूजिक माय लाइफ। बताइए अनुष्का शंकर, रवि शंकर, जाकिर हुसैन या शंकर महादेवन की। तो माय म्यूजिक माय लाइफ ये दोस्त रवि शंकर की आत्मकथा है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। बहुत अच्छा आप सभी का जवाब आ रहा है। बस आती ऐसी तैयारी लगातार करते चलिए दोस्त। बस देखिए कभी भी एग्जाम हो सकती है। 1 मार्च तक इसका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है। आपने नहीं भरा है तो जाकर फॉर्म भर दीजिए। ओके दोस्त इसके बाद डेट नहीं बढ़ेगी। जो पहले 22 फरवरी अंतिम तिथि था फॉर्म भरने का वो बढ़कर 1 मार्च हुई है, तो अब नहीं बढ़ेगी। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 22। भारत का कौन सा राज्य मोटे अनाज का प्रमुख उत्पादक है। तो भारत का कौन सा राज्य मोटे अनाज का प्रमुख उत्पादक है। तो याद रखिए कर्नाटक राज्य है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही यदि आप फॉर्म भरें तो ध्यान से भरेंगे क्योंकि जो करेक्शन शुरू होगा ना 14 मार्च तक करेक्शन चलेगा। जो भी आपके नाम पता है मोबाइल नंबर कुछ में मिस्टेक हुआ है, जब भी कुछ भी आप विंडो खोलेंगे उसको सही करने के लिए 100 रुपया लग रहा है। ये बात ध्यान देंगे आप सभी लोग। देखिए भारत में अग्रणी कॉफी उत्पादक राज्य है। तो भाई बताइए भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सबसे आगे कॉफी उत्पादक राज्य है। सबसे पहले नंबर पर कौन आता है, कर्नाटक राज्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय की एक पहल है। स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय की एक पहल है। तो भाई याद रखिएगा पर्यटन की है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। बृहदेश्वर मंदिर को प्रसिद्ध वास्तुकार ये किसके द्वारा अभिकल्पित किया गया था। तो बृहदेश्वर मंदिर को प्रसिद्ध वास्तुकार जो थे समा वर्मा इनके द्वारा अभिकल्पित किया गया था। ये ऑप्शन समा वर्मा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलन शाह कप जुड़ा है। तो भाई किस खेल के साथ सुल्तान अजलन शाह कप जुड़ा हुआ है। तो सर जी ये तो हॉकी खेल से संबंधित है, सुल्तान अजलन शाह कप। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27।
रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में किसके लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर सवाल पूछा जाने वाला है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साथी गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह को एक और विद्रोह के डर से किसके लिए निर्वासित किया गया था? अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह, इसको एक और विद्रोह के डर से साथ ही बर्मा के लिए निर्वासित किया गया था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? अमित चौधरी, चेतन भगत, विक्रम चंद्रा या विक्रम सेठ है? तो वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक की बात करें तो साथी चेतन भगत हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग नहीं करता है? तो भाई इनमें से कौन सा उपकरण जो कि आईसी का मतलब जो आईसी होता है यानी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है इसका उपयोग ही नहीं करता है? तो देखिए मोबाइल फ़ोन में आईसी होते हैं, कंप्यूटर में भी आईसी होते हैं, टेलीविज़न में भी आईसी होते हैं, आईसी ही जल जाते हैं तो इसलिए जो हमारा मोबाइल होता है, टीवी होता है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन दोस्त आईसी कैमरा में नहीं लगा रहता है, ध्यान देंगे आप सभी लोग। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। मंडल आयोग के गठन के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए दोस्त, मंडल आयोग के गठन के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मंडल आयोग लगभग दोस्त 1989 में गठन हुआ था, 1979 में। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार नहीं है? तो इनमें से भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार कौन नहीं है? संपत्ति का अधिकार, कि शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार? तो साथ ही यदि आप ध्यान से देखेंगे तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार इनमें से नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है भाई, ये कानून का अधिकार हो चुका है। आर्टिकल 300A में रखा गया है ना भाई, आपसे पूछेगा कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है? 300A में रखा गया है। जब 1978 में जब 44वां साथी संवैधानिक संशोधन हुआ था तो इसके तहत क्या हुआ था भाई? मौलिक अधिकार इसमें नहीं रहा है, संपत्ति का अधिकार से कानून अधिकार में बदल दिया गया है। ये कानूनी अब अधिकार हो चुका है, 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ओके दोस्त, संपत्ति का अधिकार अब कानून अधिकार में आ चुका है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। हिमालय के समानांतर कितने पर्वत श्रेणियां हैं? हिमालय के समानांतर कितने पर्वत श्रेणियां हैं? तो साथ ही याद रखिएगा 3 पर्वत श्रेणियां हैं हिमालय के समानांतर। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 34। फतेहपुर सिकरी में शाह शहर मुगल सम्राट ये किसके द्वारा सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया गया था? फतेहपुर सिकरी में शाह शहर मुगल सम्राट किसके द्वारा सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया गया था? तो दोस्त याद रखिएगा अकबर द्वारा बनवाया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। द्रव्यमान अपान आयतन बराबर क्या होता है? बताइए दोस्त भाई, द्रव्यमान अपान आयतन बराबर क्या होता है? डी बराबर m/b। क्या हो जाएगा साथी? तो सर जी घनत्व होता है कि क्षेत्र क्या होता है? तो साथ याद रखिएगा द्रव्यमान अपान आयतन बराबर घनत्व होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक पर्स के संरक्षक के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से किसे सार्वजनिक पर्स के संरक्षक के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्त नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक पर्स के संरक्षक के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। 1927 में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय एक गैर लाभकारी सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थान है। ये कि जो साथी किस शहर के बड़े शहर में स्थित है? बताइए दोस्त।
1927 में स्थापित हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। एक गैर लाभकारी सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थान है जो कि साथ ही एक आगरा के बड़े शहर में स्थित है। बी ऑप्शन आगरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। रत्नागिरी की खदानें किस राज्य में पाई जाती हैं? रत्नागिरी की खदानें किस राज्य में पाई जाती हैं? तो याद रखिए महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती हैं रत्नागिरी की खदानें। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये किस राज्य के रावतभाटा में स्थित है? तो परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य के रावतभाटा में स्थित है? तो भाई राजस्थान राज्य के रावतभाटा में स्थित है परमाणु ऊर्जा स्टेशन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नए तो लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, क्योंकि दोस्त आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लगातार क्लास प्रोवाइड कर पाते हैं। तो इसलिए दोस्त आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे यदि आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी करें और टारगेट बना चुके हैं। ओके दोस्त, तो डेली क्लास आपके इस यूट्यूब चैनल ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है, इस आप लोग सब्सक्राइब करके डेली का डेली क्लास ज्वाइन कीजिए। एक दिन देखेंगे आपकी तैयारी किस लेवल की हो जाएगी। कहीं से भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, कहीं से आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो सारे प्रश्न साथी डेली के डेली क्लास से मिलेंगे आपको, ये तो मेरा आपसे वादा है। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 40, गोदावरी कृष्णा कावेरी और वैगई ये किस ओर बहने वाली नदियां हैं? गोदावरी कृष्णा कावेरी और वैगई ये किस दिशा में बहने वाली नदियां हैं दोस्त? तो याद रखिएगा पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कप टूर्नामेंट क्रिकेट से जुड़ा नहीं है? तो इनमें से कौन सा कप या टूर्नामेंट क्रिकेट से जुड़ा नहीं है? ईरानी ट्रॉफी क्या जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। बेगम हजरा ट्रॉफी ये दोस्त फुटबॉल खेल से संबंधित है, ध्यान देंगे दोस्त ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। और विजय हजारे ट्रॉफी भी क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी दोस्त आपका बेगम हजरा ट्रॉफी ये कप या टूर्नामेंट क्रिकेट से जुड़ा नहीं है, तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो बेगम हजरा ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। राजा रवि वर्मा ये किस राज्य के एक चित्रकार और मूर्तिकार थे? तो राजा रवि वर्मा दोस्त किस राज्य के एक चित्रकार और मूर्तिकार थे? तो याद रखिएगा केरल राज्य के थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर में कहाँ पर स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर साथी कहाँ पर स्थित है? तो सर जी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को किस रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है? भाई ग्रेट इंडियन डेजर्ट को किस रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है? कालाहारी, गोबी, सहारा या थार? तो भाई याद रखिएगा थार रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। बर्डी और ईगल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? बर्डी ईगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा गोल्फ में किया जाता है बर्डी और ईगल शब्द का प्रयोग। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। बॉक्साइड खदानें बहुतायत में किस राज्य में पाई जाती हैं? तो साथ ही बॉक्साइड खदानें बहुतायत से किस राज्य में पाई जाती है बताएंगे सभी साथी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा साथी सारे क्वेश्चन को जरूर याद कर लेंगे मेरे भाई बहुत ही अच्छी तरीके से। तो बॉक्साइड खदानें बहुतायत से किस राज्य में पाई जाती है? तो मेरे भाई ये उड़ीसा राज्य में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 47। इनमें से कौन एक वेद नहीं है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और एक सामवेद। लेकिन यहाँ पे देखिए सोमवेद दिया भाई, सोमवेद नहीं होता है भाई, सामवेद होता है। तो ये हमारा डी ऑप्शन सोमवेद कोई वेद नहीं होता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। शिरोमणि अकाली दल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? शिरोमणि अकाली दल ये किस राज्य की एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? झारखंड, नई दिल्ली, असम या पंजाब की?
तो याद रखिएगा शिरोमणि अकाली दल ये पंजाब राज्य की एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। निम्नलिखित में से किससे भारत में मौत की सजा कम करने की शक्ति मिली है? तो भारत में दोस्त मौत की सजा कम करने की शक्ति किसके पास होती है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति साहब के पास होती है। साथ याद रखिएगा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। पाथेर पांचाली ये किसके द्वारा लिखी गई थी? पाथेर पंचाली ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखिएगा विभूति भूषण बंदोपाध्याय द्वारा लिखी गई थी पाथेर पंचाली। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल दे बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। निम्नलिखित में से किनका जन्म वर्ष 1861 में हुआ था? मेरे भाई किनका जन्म वर्ष 1861 में हुआ था? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या रविन्द्रनाथ टैगोर जी की? तो साथ ही याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 1861 में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। निम्नलिखित में से कौन ए बुक ऑफ लाइट व्हेन अ लव्ड वन हैज अ डिफरेंट माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? भाई कितना लंबा चौड़ा पुस्तक का नाम है, अ बुक ऑफ लाइट व्हेन अ लव्ड व्हेन हैज अ डिफरेंट माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथ ही याद रखिए आप सभी लोग जेरी पिंटो की है ये पुस्तक। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 53। राम सेतु निम्नलिखित में से किस में स्थित है? तो राम सेतु किस में स्थित है? तो याद रखिए दोस्त ये पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का कितना होता है? भाई चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, चंद्रमा की बात कराए, किसी वस्तु का भार जो चंद्रमा पर रहेगा उस वस्तु का भार, तो पृथ्वी वस्तु के भार का कितना होता है? तो 1/6 भाग होता है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी था जो कि उसका नाम क्या था? तो याद रखिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक था। तो 55 का दोस्त बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्त 1875 में हुई थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान देंगे सभी साथी। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 57। राज्यसभा के सदस्यों के पद का कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्त? तो याद रखिएगा 6 वर्ष का होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत अच्छा आप सभी का कमेंट आ रहा है, एक एक सवाल का राइट आंसर आप सभी का आ रहा है। बहुत साथी ऐसी तैयारी लगातार करते चलिए, मजा आने वाला इस बार भाई। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। उस वायसराय का नाम बताएं जिसने वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया। बताइए उस वायसराय का नाम बताना जिसने वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया था। तो भाई याद रखिएगा लॉर्ड इरविन था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। किस प्लेयर को पाली उमरिगार पुरस्कार मिला और यह 3 अवसरों पर पाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर भी हैं? बताइए दोस्त वो कौन प्लेयर हैं जो कि उनको पाली उमरिगर पुरस्कार मिला है और यह 3 अवसरों पर पाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, दोनों नाम हैं। इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। MS धोनी जी को तो नहीं मिला है भाई, रवि शास्त्री को तो मिला ही नहीं है। तो भाई याद रखिए विराट कोहली को मिला है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? कहाँ पड़ती है गारो पहाड़ियाँ? तो भाई याद रखिएगा मेघालय में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सीधे नियुक्त होने वाली पहली महिला वकील है?
तो इनमें से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सीधे नियुक्त होने वाली पहली महिला वकील? तो कौन है दोस्त? तो इंदु मल्होत्रा है। डी ऑप्शन भाई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? बताइए दोस्त, जब ये भाई 2018 के पेपर में सवाल पूछा ना, तो उस समय संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, तो टोटल 552 अधिकतम संख्या सदस्य थे लोकसभा की बात करेंगे तो। लेकिन अब तो साथ ही आपको मालूम होगा 550 हो चुका है, तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ओके चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 63 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक है? तो साथी इनमें से स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक कौन है बताएंगे सभी साथी। तो याद रखिएगा दोस्त, ये सी राजगोपालचारी हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, पगलाडिया बांध किस राज्य में स्थित है? पगलाडिया बांध किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल या असम में? तो साथी याद रखिएगा असम राज्य में स्थित है पगलाडिया बांध। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? ये तो भाई करंट अफेयर के सवाल है। ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर नामित किया गया, ये उस टाइम के करंट अफेयर के सवाल है भाई, ईश्वर वर्मा को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, कोई भी साथी प्रश्न में आपके मन में डाउट चल रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे साथी। ओके, और कोई भी डाउट आपके मन में चल रही ग्रुप डी एग्जाम 2025 को लेकर, फॉर्म से लेकर, प्रिंट से लेकर, या सेफ जोन या डेंजर जोन, कुछ भी साथी आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं, ग्रुप डी 2025 के सिलेबस में क्या आएगा, सब कुछ साथी डिटेल के साथ हम बताने वाले हैं। ओके, तो आपके मन में जो भी प्रश्न जरूर पूछिए। किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था? तो किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था? तो दोस्त याद रखिएगा 1510 में किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कणों की गतिज ऊर्जा किसके मामले में अधिकतम होती है? बताइए दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है ये साथी प्लाज्मा के मामले में अधिकतम होती है। डी ऑप्शन भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी का शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो बताइए, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किस वर्ष में बना लिया था? तो साथ ही याद रखिएगा 1835 बना लिया था। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? बताइए, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा उसको क्या कहा जाता है? तो साथ ही याद रखिए मैक मोहन रेखा बोली जाती है। तो यही सब सवाल आप सभी से पूछना चाहेंगे। भारत और यहाँ पे चीन की जगह पाकिस्तान रहता है, तो इनके बीच की सीमा रेखा को क्या बोला जाता है? इस सवाल का राइट आंसर दीजिए, इसी ऑप्शन में दिया है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, जिन्ना ऑफ केम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जिन्ना ऑफ केम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? किरण दोषी हैं। ये ऑप्शन भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? भाई 71 नंबर पूछ रहा है कि कौन है आगरा शहर के संस्थापक? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, मुमताज महल या शाहजहां? तो साथ ही याद रखिए सिकंदर लोदी आगरा शहर के संस्थापक की बात कर रहा है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ताजमहल की बात नहीं कर रहा है। तो चलिए बताइए दोस्त कि ताजमहल की स्थापना किसने किया था? या आप सभी बता सकते हैं, बताइए ताजमहल की स्थापना किसने किया था? चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, मरुस्थलीय पादपों में बाह्य त्वचा पर ये किस नामक मोटा मोमी आवरण उपस्थित होता है? तो भाई जो मरुस्थलीय पादप में जो बाह्य त्वचा होता है इस पर क्यूटीन नामक मोटा मोमी आवरण उपस्थित होता है, क्यूटीन होता है दोस्त। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, इनमें से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो इनमें से साथी कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा मेरिस्टेमेटिक ऊतक है।
ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? फूल के नर प्रजनन भागों को क्या बोला जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा, पुंकेसर कहा जाता है। फूल के जो नर प्रजनन होते हैं इनके भागों को पुंकेसर बोला जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। पौधे किसके द्वारा पानी की अधिकता से छुटकारा पा सकते हैं? भाई पौधे किसके द्वारा पानी की अधिकता से छुटकारा पा सकते हैं, बताइए मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? तो इनमें से एक यौगिक नहीं है जो कि क्लोरीन, क्योंकि इसमें भाई एक ही क्लोरीन है, इसलिए ये यौगिक नहीं होते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है? भाई प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह कौन होता है? तो याद रखिए, वन लग रहा है ना, प्रोपेनोन, नोन वन लग रहा है, इसके बीच में देखिए जो नोन पूछा है ना, तो नोन यानी कीटोन, देखिए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान होता है? दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान होता है? तो दोस्त आयन होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 79। एक वस्तु का क्या समान रहता है और समय के साथ नहीं बदलता है? बताइए दोस्त, एक वस्तु का क्या समान रहता है और समय के साथ बदलता भी नहीं है? वेग, भार, द्रव्यमान या संवेग? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई, ये कंफ्यूज क्रिएट करता है सवाल। भाई एक वस्तु का जो द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान वो समान रहता है और समय के साथ बदलता भी नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। इनमें से कौन एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? भाई इनमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है? तो साथ ही याद रखिए Al2O3 होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। भाई आप बहुत अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को याद कर रहे होंगे। ओके दोस्त बताइए, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। जब एक मंदक बल फोर्स विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच का कोण क्या होता है? भाई जब भाई एक मंदक बल फोर्स विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच का कोण कितना होता है? तो भाई 180 डिग्री होता है। ध्यान देंगे सभी दोस्त, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही जितने भाई तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ एग्जाम 2025 की, तो सभी को मालूम होना चाहिए जो उसकी तिथि पहले थी 2 से लेकर 20 मार्च के बीच में, अब साथ ही 2 से स्टार्ट होकर 18 मार्च को ही खत्म होगी, क्योंकि 19-20 को भाई एएलपी सीबीटी सेकेंड पेपर होने वाला और जेई का पेपर होने वाला है। तो भाई रेलवे तो इतना जल्दी पेपर करा नहीं सकता, 2 से 20 उसी बीच में फिर एक दिन पहले से एएलपी एग्जाम शुरू हो जाए। इतने स्टूडेंट फॉर्म भरें कि भाई सोच नहीं सकते हैं। तो ध्यान से आप सभी तैयारी करते रहिए। न्यूटन का गति का पहला नियम किसके लिए वैध नहीं है? तो दोस्त याद रखिए, जो गैर जड़त्वीय तंत्र है ना, इसके लिए वैध नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, 83 नंबर। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? राइबोसोम किसके लिए कार्यस्थल है भाई? तो याद रखिए दोस्त, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग, यही दोनों में से एक हो सकता है। भाई याद रखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मेरे दोस्त सोडियम कार्बोनेट होता है। तो 85 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। निम्नलिखित में से किस समूह को क्रिप्टोगैम कहा जाता है? भाई देखिए तीन नाम दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा समूह क्रिप्टोगैम कहा जाता है। बताइए, सोचना है आप सभी को ही, करना भी आप सभी को ही है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा को
एक क्रिप्टोगैम कहा जाता है? थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा एवं ब्रायोफाइटा को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, जो कि क्रिप्टोगैम समूह कहा जाते हैं। चलिए दोस्त, नेक्स्ट 87 नंबर बताइए। देखिए, किसमें जल के संवहन के लिए विशेष उत्तक होता है? तो किसमें जल के संवहन के लिए विशेष उत्तक होता है? तो मेरे दोस्त याद रखिए आप सभी लोग, अनावृत बीजे के जल के संवहन के लिए विशेष उत्तक होता है। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएंगे भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। मोनो मतलब होता है सदी सिंगल, यहाँ पे हाइब्रिड दिया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कितने युग्म विषम स्वरूप होते हैं? भाई आपने हमने स्टार्टिंग बता दिया, मोनो मतलब एक होता है, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में केवल एक युग्म विषम स्वरूप होते हैं। ऑप्शन सी देखिए, केवल एक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। सबसे अधिक एवं एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया से क्या बनता है? बताइए दोस्त, सबसे अधिक एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो मेरे दोस्त एस्टर बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल एस्टर। ये तो भाई लगभग 1 साल के बाद ये सवाल मिल रहा है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 90 देखिए। डैश एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? इनमें से एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो मेरे दोस्त इथेन है, याद रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 91। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? पृथ्वी के किस केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बिंदु नहीं होता है? बताइए दोस्त, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पे, समुद्र की सतह पे, या पृथ्वी के केंद्र पर? तो मेरे दोस्त पृथ्वी के केंद्र पर याद रखिए गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते? भाई ऐसा कौन जल वाला जंतु है जिसमें भाई गलफड़े ही नहीं होते हैं? ऑक्टोपस में होते गलफड़े? बताइए दोस्त। बिल्कुल सर जी होते हैं, स्क्विड में होते हैं, क्लाउन फिश में होते हैं, लेकिन दो जो वेल है ना भाई, इसमें भाई गलफड़े नहीं होते, तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो मेरे दोस्त आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो भाई याद रखिएगा, पित्तरस, अग्नाशय रस। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। निकाय पर लगाया जाने वाला कोई बाहरी धक्का या खींचना क्या कहलाता है? तो भाई जो निकाय पर लगाया जाने वाला कोई बाहरी धक्का या खींचना क्या कहलाता है? जड़त्व, बल, दबाव या घर्षण? तो साथ ही याद रखिएगा बल कहलाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। ध्वनि किस में अधिकतम प्रसारित होती है? भाई ध्वनि जो है वो गैस में अधिकतम प्रसारित होती है, या निर्वात में, ठोस में, या द्रव में? बताइए दोस्त। तो याद रखिएगा सभी साथी, ठोस में अधिकतम प्रसारित होती है ध्वनि में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का चिन्ह क्या है? भाई गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का चिन्ह क्या होता है? तो कैपिटल जी होता है। तो यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल 97 नंबर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो इनमें से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो भाई याद रखिए माइक्रोवेव नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? तो दोस्त अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? तो साथ ही आप सभी लोग याद रखेंगे अम्लीय होते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीकों को तत्व के नाम से एक या दो अक्षरों से बनाया जाए? तो भाई निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया है कि तत्वों के प्रतीकों को तत्व के नाम से एक या दो अक्षरों में बनाया जाएगा? क्योंकि भाई काफ़ी ऐसे मतलब खो जाता है। तो भाई याद रखिएगा आप सभी लोग, ये बर्जीलियस में बनाया जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, लास्ट 100 क्वेश्चन बचाएंगे सभी साथी। देखिए
जंग यानी संक्षारण से क्षति पहुंचती है विशेष रूप से, बताइए किस साथी संक्षारण की क्षति पहुंचती है, किस तत्व से, Ag, Fe, Lu या आपका Cu। तो सर जी ये आयरन से यानी Fe से, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो ये साथ ही आज का मैराथन पहला क्लास कंप्लीट होता हुआ जो कि 100 क्वेश्चन का। अब बताइए दोस्त कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज के इस सेशन से। तो उम्मीद करूं दोस्त आज का सेशन आपने बहुत अच्छी तरीके से हल किया होगा और एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से याद किया होगा। ओके दोस्त, तो चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि लगातार क्लास हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं सुबह 8 बजे, एक 11:30 AM पे और शाम को 7 PM पे। ओके दोस्त, तो आज का 100 क्वेश्चन कंप्लीट। कल साथ देखते हैं कितना क्वेश्चन है, तो कल वाला क्लास आप जरूर लीजिएगा और 11:30 AM वाला और शाम को 7 PM वाला। ओके दोस्त, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।